वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी सभी से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो लगातार कई वर्ष से एग्जाम में आए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सेलेक्टेड प्रश्न हैं। आप लोग पूरी क्लास को देखिएगा, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो फादर ऑफ बायोलॉजी हम अरस्तु को कहते हैं। किनको? अरस्तु को। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया। किसने? लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। अगला है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को ही हम फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बायोलॉजी दोनों कहते हैं। आगे देखते हैं। अगला है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। किनको? कैरोलस लीनियस को। अगला है, सिस्टेमा नेचुरी जिसमें जीवधारियों को दो भागों में बांटा गया है, यह पुस्तक किसने लिखी थी? तो सिस्टेमा नेचुरी नाम की जो पुस्तक है इसको कैरोलस लीनियस ने लिखा। किसने? कैरोलस लीनियस ने। अगला है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो थियोफ्रेस्टस को हम वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। किसे? थियोफ्रेस्टस को। अगला है, जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्विनाम पद्धति को किसने प्रचलित किया था? तो कैरोलस लीनियस ने जीवों के वैज्ञानिक नामकरण की द्विनाम पद्धति को प्रचलित किया था। है वैज्ञानिक नामकरण पहला शब्द किससे संबंधित होता है? तो ये जीव के वंश के नाम से आपका वैज्ञानिक नामकरण पहला शब्द जो है उसका संबंधित है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसको हम होमो सैपियंस कहते हैं। तो अगर पूछेगा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है तो होमो सैपियंस है। नेक्स्ट है, मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो राना टिग्रीना। क्या कहेंगे? राना टिग्रीना। अगला है, वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या है? तो जाति जो वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है। नेक्स्ट है, कवक की कोशिका भित्ति जो होती है सेल वॉल, वो किसकी बनी हुई होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की। नेक्स्ट है, जीवाणु साइनोबैक्टीरिया तथा आर्कीबैक्टीरिया किस जगत के प्राणी हैं? ये आपके सभी जितने भी बैक्टीरिया हैं ये सभी मोनेरा जगत से संबंधित है। कौन से जगत से हैं? ये मोनेरा जगत के हैं। आगे है, शैवाल पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय पौधे किस जगत के अंग हैं? तो ये पादप जगत प्लांट किंगडम के अंग हैं। किसके? पादप जगत के। याद रखिएगा। आगे है, एक कोशिकीय जीव किसके अंतर्गत आते हैं? तो प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय जीव आते हैं। इसको याद रखिएगा। आगे है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा जो होता है, आर्थ्रोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। नेक्स्ट है, ऑक्टोपस किस संघ का जंतु है? तो यह मोलस्का संघ का जंतु है ऑक्टोपस। इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जीवधारियों की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई क्या है? तो कोशिका जो सेल है जीवधारियों की सबसे छोटी कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई है। आगे है, कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस अंग्रेज वैज्ञानिक ने किया था? तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया। नेक्स्ट है, कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहते हैं कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को हम। नेक्स्ट है, कोशिका के किस भाग को जीवन का भौतिक आधार कहते हैं? तो प्रोटोप्लाज्म जो जीव द्रव्य है उसे हम कोशिका के जीवन का भौतिक आधार कहते हैं। किसको? जीव द्रव्य को। आगे, कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में क्या पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य कोशिका में केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के बीच में पाया जाता है जो है साइटोप्लाज्म है। इसको याद रखिएगा। आगे है, जीव द्रव्य के लगभग कितने प्रतिशत भाग में जल होता है? 80% भाग जो होता है जीव द्रव्य का लगभग उसमें जल पाया जाता है। आगे है, जीव द्रव्य में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन 76% होती है जीव द्रव्य। क्वेश्चन पूछ सकता है जीव द्रव्य में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? तो आपको याद रखिएगा इसको, ऑक्सीजन जो कि 76% होता है। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका का शक्ति गृह यानी कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का शक्ति गृह या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं।
कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो सुसाइडल जो बैग ऑफ द शेल, इसे हम लाइसोसोम को कहते हैं। किसको? लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी कोशिका वनस्पति और पशु दोनों में उपस्थित होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया या वनस्पति और पशु दोनों में उपस्थित होता है। अगला है, डीएनए, आरएनए व गुणसूत्र कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? तो केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए, आरएनए व गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। आगे है, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। किसने? अल्टमैन ने। आगे है, सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? तो माइकोप्लाज्मा की सबसे छोटी कोशिका होती है, इसको याद रखिएगा। और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। किसकी? शुतुरमुर्ग के अंडे की। आगे सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका जो होती है, न्यूरॉन होती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका न्यूरॉन, इसको इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है, कोशिका भित्ति जो सेल वाल है वह किस में पाई जाती है? तो केवल जो पादप कोशिका होती हैं उसमें ही प्रेजेंट होती है आपकी सेल वाल। जंतु कोशिका में सेल वाल नहीं पाई जाती हैं। आगे, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की आपकी सेल वाल जो है सेलुलोज की बनी हुई होती है। नेक्स्ट है, राइबोसोम की खोज किसने की थी? तो जॉर्ज पैलेट थे, इन्होंने 1955 ईस्वी में राइबोसोम की खोज की। आगे है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? तो राइबोसोम आपका प्रोटीन का संश्लेषण करना इसका मुख्य कार्य है। क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है राइबोसोम। आगे, प्रोटीन की फैक्ट्री किससे कहा जाता है? तो राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। आगे देखते हैं, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन तथा स्वान ने किया। किसने? स्लाइडन तथा स्वान ने। अगला है, मानव की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है? तो तंत्रिका कोशिका मानव की सबसे लंबी कोशिका है। आगे है, कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक किसे कहा जाता है? तो गोल्जी कॉय जो है, इसको हम कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहते हैं। जो तारक काय है वह किसमें पाया जाता है? तो सेंट्रोसोम आपका केवल जंतु कोशिका में मिलता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तारक काय यानी सेंट्रोसोम किसमें उपस्थित है? केवल जंतु कोशिका में या पादप कोशिका में नहीं मिलता है। नेक्स्ट है, किसके आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है? स्तनधारियों के आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। अगला है, जीव द्रव्य यानी जो प्रोटोप्लाज्म है उसका नामकरण किसने किया था? तो पुरकेंजे जो थे, इन्होंने प्रोटोप्लाज्म का नामकरण किया। आगे है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, जिसे पर्णहरित भी कहते हैं। नेक्स्ट है, पादप कोशिका का रसोई घर यानी किचन ऑफ सेल्स किसे कहते हैं? तो हरित लवक को हम किचन ऑफ सेल्स कहते हैं। हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दिया गया है, पत्तियों का रंग पीला किस पिगमेंट निर्माण के कारण होता है? तो कैरोटीन जो पिगमेंट है उसके कारण पत्तियों का रंग पीला होता है। टमाटर का लाल रंग किस कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है, इसको याद रखिएगा, लाइकोपिन के कारण। नेक्स्ट है, मनुष्य में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कुल 23 जोड़ी और गुणसूत्रों की संख्या टोटल 46 होती है, याद रखिएगा। 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, टोटल आपका 46 हो गया। नेक्स्ट है, वंशानुगति जो है इसका वाहक किसे कहते हैं? वंशगति का वाहक हम गुणसूत्रों यानी क्रोमोजोम्स को ही कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, कोशिका का सबसे प्रमुख अंग कौन सा होता है? तो न्यूक्लियस आपका जो केंद्रक है वह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आगे है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक गुणों के लिए कौन उत्तरदायी होता है? तो जो गुणसूत्र होते हैं उसमें स्थित जीन जो वही आपके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवांशिक गुणों के वाहक होते हैं, याद रखिएगा, गुणसूत्रों में स्थित जीन। सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन किसके द्वारा होता है? तो डीएनए, डॉक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड है वह सभी आनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है, डीएनए। आगे है, डीएनए का द्विकुंडित संरचना मॉडल जो डबल हेलिक्स मॉडल है किसने प्रतिपादित किया? तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को जेम्स वाटसन तथा फ्रांसिस क्रिक ने 1951 में आपका प्रतिपादित किया था। अगला है, प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को हम क्या कहते हैं? तो प्रोटीन बनने की अंतिम क्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या? ट्रांसलेशन। अगला है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया? तो प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना ने किया। किसने? हरगोविंद खुराना ने। अगला है, प्राचीन जीवों व पादपों के अवशेषों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? तो जो प्राचीन जीव व पादप हैं इनके अवशेषों के अध्ययन को हम जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। क्या? जीवाश्म विज्ञान। अगला है,
आनुवांशिकता का पिता यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। आगे है आनुवांशिकता संबंधी प्रयोगों के लिए मेंडल ने सर्वप्रथम किसका चुनाव किया था? तो मटर के पौधे का इसने जो मेंडल है इन्होंने आनुवांशिकता संबंधी प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया था। आगे है एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो विडल एवं टैटम ने इन्होंने एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अगला है माता पिता के गुणसूत्र का उनकी संतान में किसके द्वारा हस्तांतरित होते हैं? तो गुणसूत्रों द्वारा ही उनकी संतान में जो माता पिता के गुणसूत्र हैं हस्तांतरित होते हैं। याद रखिएगा क्रोमोजोम्स जो होते हैं, क्रोमोजोम्स। आगे है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46, हमने अभी पीछे बताया 23 जोड़ी जो है होती है, टोटल आपका 46 हुआ। आगे है मनुष्य में नर का गुणसूत्र में किसका सम्मिश्रण है? तो मनुष्य में जो नर है उसका गुणसूत्र XY गुणसूत्र है और मादा का गुणसूत्र किसका सम्मिश्रण है? XX क्रोमोजोम्स का है, इसको याद रखिएगा। आगे है बच्चे के लिंग निर्धारण में किसका क्रोमोजोम उत्तरदायी होता है? तो पिता का जो XY गुणसूत्र है बच्चे के लिंग निर्धारण में उत्तरदायी है। अगला है एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? तो एक सामान्य मानव शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या 22 जोड़ी होती है। कितनी? 22 जोड़ी, उस तरह से 44 होगा। आगे गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को हम क्या कहते हैं? तो जीनोम कहते हैं गुणसूत्र में पाए जाने वाले जो आनुवांशिक पदार्थ हैं। आगे है जंतुओं तथा उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किसमें करते हैं? तो हम जूलॉजी में जंतुओं तथा उनके क्रियाकलापों का अध्ययन करते हैं। याद रखिएगा प्राणी विज्ञान, जिसे जूलॉजी कहते हैं। आगे एक कोशिकीय प्राणी किस संघ में आते हैं? तो प्रोटोजोआ संघ में आपके एक कोशिकीय प्राणी आते हैं। अगला है खारे पानी में पाए जाने वाले जंतु किस संघ से संबंधित होते हैं? तो जो खारे पानी में पाए जाने वाले जंतु हैं वह पोरीफेरा संघ से संबंधित होते हैं। आगे संघ पोरीफेरा के उदाहरण क्या हैं? तो शाइकन, माथेनिया, स्पंज, ये सभी आपके संघ पोरीफेरा के उदाहरण हैं। आगे जलीय द्विस्तरीय प्राणी किस संघ से संबंधित हैं? तो ये सिलेंट्रेटा आपके संघ से संबंधित होते हैं, जो जलीय द्विस्तरीय प्राणी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ सिलेंट्रेटा के उदाहरण दीजिए। तो हाइड्रा, जेलीफिश, सी एनीमोन, मूंगा, ये सभी आपके सिलेंट्रेटा के उदाहरण हैं। आगे केचुआ किस संघ का प्राणी है? तो एनिलिडा संघ के प्राणी है आपके केचुए। आगे केचुए में कितने जोड़ी हृदय होते हैं? तो 4 चैम्बर आपके जो 4 जोड़ी हृदय इनमें केचुओं में पाए जाते हैं। कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 13 कक्ष आपके कॉकरोच के हृदय में होते हैं। आगे किस संघ के सभी जीव समुद्री होते हैं? तो इकाइनोडर्मेटा संघ के सभी जीव समुद्री होते हैं, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है किस संघ के जीवों में कवच सदैव उपस्थित रहता है? तो मोलस्का संघ जो है जिसमें सीपी, घोंघा जैसे हैं, ये सभी इनमें जीवों में क्या कवच हमेशा उपस्थित रहता है, इसको जानते हैं मोलस्का संघ है। किस वर्ग में मूत्राशय अनुपस्थित होता है? तो पक्षी वर्ग जो होते हैं इनमें मूत्राशय अनुपस्थित होता है, यानी प्रेजेंट नहीं होता है। आगे विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली, तो हिलोडर्मा जिसे कहते हैं, यह विश्व की एकमात्र जहरीली छिपकली है। क्या नाम है? हिलोडर्मा। आगे उड़ ना सकने वाला पक्षी कौन सा है? किवी और एमू, ये सभी जो दोनों पक्षी हैं आपके उड़ नहीं सकते हैं। ठीक है। स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिक तापमान किस जीव का होता है? तो बकरी के रक्त का जो तापमान है सबसे ज़्यादा होता है 39 डिग्री सेल्सियस। आगे है मानव शरीर में मांसपेशी की संख्या कितनी होती है? 639 मांसपेशी मानव शरीर में होती है। कितना? 639। आगे मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? तो ग्लूटियस मैक्सिमस। क्या नाम है? ग्लूटियस मैक्सिमस। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है। क्या है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो स्टेपीडियस जो है मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी है। अगला है तंत्रिका ऊतक जो नर्व टिश्यू है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसे हम कॉन्शियस टिश्यू या चेतना ऊतक भी कहते हैं। मानव रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो एक तरल संयोजी ऊतक है जो मानव रक्त है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो 7% आपका 7% मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग होता है, इतना याद रखिएगा, 7%। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और यह प्रकृति में कैसा है? वह क्षारीय होता है, बेसिक नेचर का। आगे है एक वयस्क मनुष्य में औसत रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर जो होता है एक वयस्क मनुष्य में औसत रक्त की मात्रा होती है, इसको याद रखिएगा, 5 से 6 लीटर।
है रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं? तो रक्त में प्लाज्मा और रुधिराणु यानी कार्पसेल्स एंड ब्लड पाए जाते हैं। रक्त में लगभग कितना प्रतिशत प्लाज्मा होता है? तो 60% आपका रक्त में प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में कितना प्रतिशत आपका जल पाया जाता है? तो 90% आपका प्लाज्मा में जल उपस्थित होता है। बचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? तो प्लाज्मा के द्वारा ही जो बचा हुआ भोजन एवं हार्मोन है इसका शरीर में संवहन होता है। नेक्स्ट है प्लाज्मा में कौन सा प्रोटीन होता है? तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन प्लाज्मा में उपस्थित होता है। ब्लड कॉर्पसेल्स के कितने भाग होते हैं? तो रुधिराणु के कुल 3 भाग होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम लाल रक्त कणिका कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिका और ब्लड प्लेटलेट्स को रक्त बिंबाणु कहते हैं। अगला है लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड सेल्स। इसका निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो में आरबीसी का निर्माण होता है, यानी अस्थमज्जा में लाल रक्त कणिका का निर्माण होता है, इसको याद रखिएगा। अगला है आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? तो लीवर और स्प्लीन में, यानी यकृत और प्लीहा में आरबीसी की मृत्यु होती है। रेड ब्लड सेल का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान हम स्प्लीन को यानी प्लीहा को कहते हैं। किसे? स्प्लीन को। अगला है किस स्तनधारी जीवों के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है? तो ऊंट और लामा जो है स्तनधारी हैं, इनके आरबीसी में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस यानी केंद्रक उपस्थित होता है। अगला है रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का लाल रंग होता है। नेक्स्ट है रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में कौन सा लौह यौगिक पाया जाता है? तो हीमैटिन जो है लौह यौगिक रक्त में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है उसमें पाया जाता है। शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाने का कार्य कौन करता है? तो आरबीसी जो रेड ब्लड सेल है वह आपका ऑक्सीजन को पहुंचाती है हमारे शरीर में और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाती है, इसका कार्य है, याद रखिएगा, आरबीसी का। मनुष्य के रक्त में किसकी कमी होने पर एनीमिया नामक रोग होता है? तो रक्तक्षीणता नामक रोग हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। किसकी कमी से? हीमोग्लोबिन की कमी से। आरबीसी की संख्या किससे ज्ञात की जाती है? तो हीमोसाइटोमीटर जो है उससे हम आरबीसी की संख्या ज्ञात करते हैं। अगला है रेड ब्लड सेल का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। कितना? 120 दिन तक। शरीर में प्रतिरोधक रक्षक का कार्य कौन करता है? तो डब्ल्यूबीसी आपका जो है वाइट ब्लड सेल जो है शरीर में प्रतिरोधक रक्षक का कार्य करती है। कौन? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो इसका जीवन काल सबसे कम दिन का होता है, 2 से 5 दिन का। और जो आपका आरबीसी था उसका 120 दिन का था। डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। आगे डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? तो रक्त में डब्ल्यूबीसी की मृत्यु होती है। कहाँ? रक्त में। अगला है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाने का कार्य कौन करता है? तो डब्ल्यूबीसी जो है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाने का कार्य करती है। नेक्स्ट है रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? तो ब्लड प्लेटलेट जो हैं रक्त बिंबाणु हैं वह रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो 3 से 5 दिन आपका जो है रक्त बिंबाणु है उसका जीवन काल है। ये है रक्त का थक्का बनाने में कौन सी विटामिन सहायक है? तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। रक्त का थक्का जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है वह बनाने के लिए कौन सी प्रोटीन महत्वपूर्ण है? तो फाइब्रिनोजन जो है प्रोटीन महत्वपूर्ण होती है जो रक्त का थक्का बनाती है। शरीर के ताप को नियंत्रित तथा रोगों से रक्षा कौन करता है? तो हमारा ब्लड जो है शरीर के ताप को नियंत्रित और रोगों से रक्षा करता है। फाइब्रिनोजन प्रोटीन का निर्माण कहाँ पे होता है? तो यह यकृत में निर्माण इसका होता है। विटामिन के की सहायता से इसका जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट है सामान्यतः रक्त का थक्का बनाने में कितना समय लगता है? तो 2 से 5 मिनट का समय क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बनाने में लगता है। रक्त समूह जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज किसने की थी? तो कॉल लैंडस्टीनर ने 1900 में रक्त समूह की खोज की थी। मनुष्यों के रक्त में भिन्नता का मुख्य कारण क्या है? तो आरबीसी में पाए जाने वाली जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसके कारण मनुष्यों के रक्त में भिन्नता देखने को मिलती है। मनुष्य में कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं? तो 4 प्रकार के, ए, बी, ए बी और ओ, ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप मनुष्य में पाए जाते हैं। अगला है किस रक्त समूह को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहते हैं? तो रक्त समूह जो आपका ब्लड ग्रुप ओ है इसे हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। और यूनिवर्सल रिसेप्टर यानी सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ये भी जो ब्लड ग्रुप है उसे हम सर्वग्राही कहते हैं। ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या में क्या परिवर्तन होता है? तो आरबीसी की संख्या अगर ऊंचाई पे जाते हैं तो बढ़ जाती है, इसको याद रखिएगा, आरबीसी की संख्या ऊंचाई पे जाने पे बढ़ जाती है। अगला है
रक्त को वाहिनियों में जमने से कौन रोकता है? हेपेरिन रक्त को वाहिनियों में जमने से रोकता है, याद रखिएगा हेपेरिन। हेपेरिन का निर्माण किस अंग में होता है? तो हमारे लीवर में हेपेरिन का निर्माण होता है। शरीर में ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो प्लीहा को हम ब्लड बैंक कहते हैं। शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो लिम्फोसाइट कणिका जो होती है उसके द्वारा शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण होता है। प्लेटलेट्स को और किस नाम से जानते हैं? इसको हम थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जानते हैं। प्लेटलेट्स को इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो रक्त के अध्ययन को हम हिमेटोलॉजी कहते हैं। क्या? हिमेटोलॉजी। अगला है, एक स्वस्थ मनुष्य एक बार में कितनी बार रक्तदान कर सकता है? तो 1 यूनिट यानी 450 ml जो रक्त है इसको दान किया जा सकता है एक बार में। आगे है, रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक किसे कहते हैं? तो विलियम हार्वे को हम रक्त परिसंचरण तंत्र का जनक कहते हैं। मनुष्य का औसत ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 120/80 mmHg जो होता है मनुष्य का औसत ब्लड प्रेशर होता है 120/80 mm होता है। इसको याद रखिएगा, 120/80। आगे है, रक्तदाब जो ब्लड प्रेशर है इसको किस यंत्र से मापते हैं? तो ब्लड प्रेशर को हम स्पिग्मोमैनोमीटर से मापते हैं। किससे? स्पिग्मोमैनोमीटर से। मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मनुष्य में जो भोजन का पाचन है वो मुख से ही प्रारंभ होता है, हमारे मुख से। मुख में उपस्थित लाल ग्रंथियों में कौन सा एंजाइम निकलता है? तो टैलिन नाम का एंजाइम हमारे मुख में जो लाल ग्रंथियां हैं उनसे निकलता है। भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम कौन सा एंजाइम करता है? तो भोजन में जो उपस्थित हानिकारक जीवाणु हैं उनको नष्ट करने का काम लाइसोजाइम एंजाइम का होता है। किसका? लाइसोजाइम एंजाइम का। आगे है, आमाशय में भोजन कितने समय तक रहता है? तो लगभग 4 घंटे तक आपका स्टमक में भोजन रहता है। भोजन के आमाशय में पहुंचने पर पाइलोरिक जो ग्रंथियां हैं उनमें से कौन सा रस निकलता है? तो पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस यानी जो गैस्ट्रिक जूस है भोजन के आमाशय में पहुंचने पे जो पाइलोरिक ग्रंथियां हैं उनसे निकलता है। जठर रस याद रखिएगा। आमाशय में निकलने वाले जठर रस में कौन से एंजाइम होते हैं? तो उसमें पेप्सिन और रेनिन एंजाइम उपस्थित होता है गैस्ट्रिक जूस में। आगे है, आमाशय में कौन सा अम्ल होता है जो भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? तो हमारे आमाशय में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है। HCl भोजन के माध्यम को कैसा बनाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। कैसा? एसिडिक नेचर का। लार किसके पाचन में मदद करता है? तो स्टार्च के पाचन में लार मदद करते हैं। किसमें? स्टार्च पाचन में। मनुष्य की आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो 30 फीट होती है मनुष्य के आहार नाल की लंबाई। कितना? 30 फीट तक। अस्थियों और दांतों में कौन सा रासायनिक द्रव होता है? तो कैल्शियम फास्फेट जो है अस्थियों और दांतों में होता है। नेक्स्ट है, डायस्टेट एंजाइम का स्रोत क्या है? तो डायस्टेट एंजाइम का स्रोत आपकी लार ग्रंथियां हैं। क्या? लार ग्रंथि। आमाशय में प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो पेप्सिन एंजाइम जो है आमाशय में प्रोटीन के पाचक में सहायक है। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? तो जो प्रोटीन है वह पाचन क्रिया में एमिनो एसिड में बदलता है। किसमें? एमिनो एसिड में। नेक्स्ट है, कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टिन में बदलता है? तो पेप्सिन एंजाइम आपका प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। किसमें? पेप्टोन में। आगे है, दूध के पाचन में कौन सा एंजाइम मदद करता है? तो रेनिन एंजाइम दूध के पाचन में सहायता करता है। दूध में कौन सा प्रोटीन ग्लूकोज युग्म होता है? दूध में आपका केसिन और लैक्टोज प्रोटीन ग्लूकोज युग्म होता है। केसिन और लैक्टोज। तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हम कल के क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो। चलिए कल मिलते हैं आपसे ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लास के साथ।